हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और TGT PGT एस्टेट की तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 29 रहने वाली है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। और HPSC स्क्रीनिंग के लिए भी आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, साथ ही साथ UGC नेट। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है। और हिंदी साहित्य जहाँ पर भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान का कोई एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम बिल्कुल हिंदी साहित्य को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। जिस कैंडिडेट की जो बेस कमज़ोर है हिंदी का, जो हिंदी विषय से अपने टीचर बनना चाहता है और हिंदी विषय से टीचर बनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो उसे हिंदी साहित्य पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य को हमने बिल्कुल शुरू से शुरू किया था, आदिकाल से लेकर, और आज हम पहुंच गए हैं आधुनिक काल पर। तो अभी तक 29 वीडियो में डाल चुकी हूं। अगर ये सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करें, फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाल रखे हैं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इस चैनल को सर्च करें और फिर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पर डे की जो वीडियो मैं बनाती हूँ, जो यूट्यूब पर डालती हूँ, वही वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग को दूसरा नाम कहा जाता है जागरण सुधार काल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि द्विवेदी काल क्या आ गया, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई कैंडिडेट जो हैं हो सकता है आज की वीडियो से जुड़े। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्ति काल। डिटेल से इनके बारे में हर एक वीडियो में मैं बताया है मैंने। जब आदिकाल पढ़ा है तो आदिकाल के बारे में बताया, भक्ति काल, उसके बाद आता है रीति काल, और फिर आता है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को हम 2 भागों में, क्योंकि रीति काल तक तो जो रचनाएं हो रही थी वो सारी पद्य में रचनाएं हो रही थी, यानी कि काव्य साहित्य लिखा जा रहा था। तो लेकिन आधुनिक काल तक आते आते गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं होने लगी थी। तो गद्य का विकास भी आधुनिक काल में हुआ और पद्य का विकास भी हुआ। तो यहाँ पर हम गद्य भी पढ़ेंगे और पद्य भी पढ़ेंगे। तो गद्य के अंतर्गत हम कहानी, नाटक, उपन्यास, ये एक्स्ट्रा यानी कि संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी ये सब हम इस गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन पद्य के अंदर अगर पद्य के जो विकास हुआ आधुनिक काल में, उस हिसाब से अगर मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर आधुनिक काल में पद्य का जिस प्रकार से विकास हुआ और उसको कितने कालखंडों में बांटा गया, वही हम पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक काल का सबसे पहले, आधुनिक काल को अगर पद्य के हिसाब से हम बांटते हैं, आधुनिक काल में पद्य के विकास के दृष्टिकोण से अगर हम बांटते हैं, तो सबसे पहला काल भारतेंदु काल आता है। उसके बाद दूसरा जो काल आता है वो द्विवेदी युग आता है। तो भारतेंदु युग हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, सब कुछ इसके बारे में पढ़ा। भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे वो सारे पढ़े, उनकी रचनाएं पढ़ी, और भारतेंदु मंडल से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी हमने पढ़े। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अब भारतेंदु युग की जो ख़त्म था वो 1900 पे ख़त्म हो जाता था। कई लोग, मैंने बताया था, अलग अलग समय सीमा मानते हैं। कई 1857 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं सर्वसम्मति से। तो 1900 पे भारतेंदु काल खत्म होता है और द्विवेदी युग जो है 1900 से शुरू होकर 1918 पे खत्म होता है। अब जब साहित्य लिखा जाता है तो साहित्य किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर या एक लाइन पर आकर खत्म नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है।
ठीक है। तो जैसे कि रीति काल जब खत्म हुआ धीरे धीरे और आधुनिक काल का आगमन हुआ, तो कुछ एक रचनाएं आधुनिक काल में भी लिखी गई ऐसी जो रीति काल में लिखी जा रही थी। ठीक उसी प्रकार से जो आधुनिक काल में जो प्रवृत्ति रही काव्य के अंदर, वो कुछ एक प्रवृत्तियां आपको द्विवेदी युग में भी देखने को मिल जाएंगी। तो द्विवेदी युग को पढ़ते हैं, और द्विवेदी युग को दूसरा नाम क्या दिया गया? जागरण सुधार काल। टीजीटी पीजीटी एस्टेट के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्विवेद जागरण सुधार काल के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? तो द्विवेदी युग जाना जाता है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज तारीख है 27 और कल 28, शायद नहीं, आज 28 है, 29 30, हाँ आज 28 है और कल 29 है, 29 तारीख है। कल हम अपने घर जाएंगे शहर से, और फिर आपको पता है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर 1-2 दिन में आपको वीडियो ना भी मिले तो प्लीज़ आप परेशान ना होना, क्योंकि घर जाकर भी काफ़ी साफ़ सफाई करनी होती है। और तो मैंने सोचा कि अभी मैं रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि मैं कल सफ़र में आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है। तो ना आई दिवाली तक तो आप टेंस ना होना, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की डाल दी या कभी टीजीटी पीजीटी एस्टेट की डाल दी, तो एक आधी वीडियो में डालती रहूँगी जैसे ही मुझे समय मिलेगा। तो द्विवेदी युग को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग कहाँ से आया, ये मैंने आपको बता दिया। और इसका दूसरा नाम है जागरण सुधार काल, और इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी की शुरुआत होगी। अब 1900 से लेकर 1918 तक का जो काल है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जागरण सुधार काल नाम है, तो ये नाम किसने दिया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया, और इसकी समय अवधि 1900 से 1918 तक मानी। तो ये किसने मानी? डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान, जैसे कि आपने अभी मैंने जब भारतेंदु काल पढ़ाया था तो तब मैंने बताया था कि भारतेंदु काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान कहा था, भारतेंदु युग को। तो नई धारा द्वितीय उत्थान किसको कहा? द्विवेदी युग को के अंतर्गत रखा, और इसकी समय अवधि जो है इन्होंने 1893 से 1918 ईस्वी तक माने। तो जब पर्टिकुलर आपसे किसी विद्वान का नाम देकर पूछे तो डॉक्टर नगेंद्र ने 1900 से 1918 ईस्वी इसकी समय अवधि मानी, और रामचंद्र शुक्ल जी ने 1993 से 1918 तक का कालखंड को द्विवेदी युग माना। ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो सीधे तौर पर आपसे पेपर में रखी हुई मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल आराम से इन्हें समझना है। इससे पहले मैं कहूँगी कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अब जैसे हमने भारतेंदु मंडल के कवि पढ़े थे, उसी प्रकार से हम द्विवेदी मंडल को पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत ये नहीं है, इसमें क्या है, द्विवेदी नाम किसका है? सबसे पहले तो ये देखें, ये नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हिंदी साहित्य में है। तो द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा, क्योंकि किसी एक विद्वान के जो गरिमामयी साहित्यिक रचनाएं थी उनको देखते हुए इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग रखा। ठीक है। तो इसके द्विवेदी मंडल में, अब इसमें काफ़ी सारे कवि हैं द्विवेदी मंडल में, भारतेंदु मंडल में थोड़े कम ही थे, और सभी कवियों को हम काल कर्मानुसार पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो अगर आप रचनाओं के नोट्स एक तरफ बनाना चाहते हैं तो आप जैसे सबसे पहले श्रीधर पाठक आया, फिर दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा, तो रचनाएं आप एक साथ लिख सकते हैं, और इनके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको एक जगह पर लिख सकते हैं। वो नोट्स आप किस प्रकार से बनाते हैं वो आपकी मर्जी है। तो काल क्रम से पढ़ेंगे। अब आपको काल क्रम से लगाने के लिए आ जाएं तो आपको परेशान नहीं होना है। जब मैंने द्विवेदी युग पढ़ाना शुरू किया है तो सबसे पहला नाम श्रीधर पाठक का आया है। तो श्रीधर पाठक को काल क्रम से हिसाब से इसका सबसे पहला कवि है। इसकी जो समय सीमा है
वो 1859 से 1928 ईस्वी है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिस पर आप जितने स्टार लगा सकते हैं। प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन थे। अब आपने देख रहे होंगे कि सबसे रीतिकाल तक ब्रजभाषा का बोलबाला था। भारतेंदु मंडल में भी कई कवि ऐसे थे जिन्होंने ब्रजभाषा में भी रचना लिखी और खड़ी बोली में भी लिखी। लेकिन द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी को बहुत ही परिनिष्ठ जो रूप है, परिमार्जित रूप दिलाया और कवियों को भी प्रेरित किया ताकि हिंदी की वर्तनी में सुधार किया जाए। तो काफ़ी प्रोत्साहित किया, काफ़ी रचनाएं लिखी गई इस प्रकार की जिससे हिंदी की जो विकास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, हिंदी की जो भाषा है उसे परिनिष्ठित और परिमार्जित रूप दिया जाए। इस सभी के लिए सराहनीय प्रयास किए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो द्विवेदी मंडल के नाम आप समझ गए होंगे। सबसे पहला कवि का नाम आता है श्रीधर पाठक, और अब हम श्रीधर पाठक के कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। लेकिन सबसे पहले खड़ी बोली के, अब आधुनिक काल से ज़्यादातर जो रचनाएं होने लगी वो खड़ी बोली में होने लगी, लेकिन कुछ एक भाषाएं हैं जो अभी तक ब्रजभाषा में भी हो रही थी। मैंने कहा ना, किसी भी युग का जो समाप्ति है वो एक साथ नहीं हो, एकदम से समाप्त नहीं हो सकता। ये कोई खाना तो हम खा नहीं रही कि एकदम से खाया और फिनिश हो गया। ये साहित्य रचनाएं हैं, धीरे धीरे होती रहती हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसको माना जाता है? श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने स्टार लगा सकते हैं कि श्रीधर पाठक ने, देखो खड़ी बोली के कवि हैं श्रीधर पाठक, स्वच्छंदतावादी कवि हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति से इन्होंने रचनाएं लिखी, किसी बंधन में नहीं थे। तो श्रीधर पाठक ने कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में भी लिखी। अब इसलिए पूछ सकते हैं, वैसे खड़ी बोली का कवि है लेकिन फिर भी एक आध रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कश्मीर सुषमा जो कि श्रीधर पाठक की रचना है वो इन्होंने किस भाषा में लिखी। ऑप्शन में आपको कई सारे मिल जाएंगे, तो आपको बताना है ये मौलिक काव्य है श्रीधर पाठक का और ब्रज भाषा में लिखा। इसकी रचना 1904 ईस्वी में हुई। अब श्रीधर पाठक के कुछ मौलिक ग्रंथ हैं। मौलिक ग्रंथ होते हैं जो उसकी खुद की दिमाग की उपज होती है, और अनुदित रचनाएं होती हैं जो किसी दूसरे के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का अनुवाद करके लिखते हैं किसी भाषा में, तो वो अनुदित रचनाएं होती हैं। अब श्रीधर पाठक ने कुछ मौलिक रचनाएं भी लिखी और कुछ अनुदित रचनाएं भी लिखी। अब मौलिक जो रचनाएं लिखी उसमें ध्यान रखना है आपको, कश्मीर सुषमा है जिसका प्रकाशन 1904 में ब्रजभाषा में लिखी गई। इसके बाद आता है श्रीधर पाठक के कुछ अनुदित काव्य ग्रंथ। इसको द्विवेदी मंडल को जो है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ इसके अंतर्गत है और हिंदी साहित्य में नज़र डालें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। श्रीधर पाठक के अनुदित ग्रंथ हैं, ये अनुदित ग्रंथ दे रखे हैं। गडरी और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु श्रृंगार, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये सारी रचनाएं, जहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ये इनके अनुदित वर्ष दे रखे हैं कि इनका प्रकाशन कब हुआ। ये मूल रचना है। मैंने बताया ना कि जैसे कि एक रचना है एकांतवासी योगी, ये रचना किसी और कवि की है, मतलब ये गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखी गई रचना है हरमिट, यानी कि गोल्ड स्मिथ नाम का एक कवि है जिसकी एक रचना है हरमिट, और हरमिट कविता का अनुवाद किया किसने? श्रीधर पाठक ने, और नाम दिया एकांतवासी योगी। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से होती हैं अनुदित रचनाएं। अब आप सारी समझते जाएंगे। तो श्रीधर पाठक की सबसे पहले अनुदित रचना थी गडरिये और दार्शनिक, और इसने किस रचना का अनुवाद किया था? सेफर्ड एंड फिलासफर, और इस रचना का मूल जो रचनाकार था वो था ग्रे। ठीक है, ग्रे नामक रचनाकार की एक रचना थी सेफर्ड एंड फिलासफर, और इस रचना का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। किस नाम से अपनी रचना का जब अनुवाद किया तो उस रचना को क्या नाम दिया श्रीधर पाठक ने? गडरिये और दार्शनिक। तो आप समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट है ये, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है।
एकांतवासी योगी। अब हर्मिट किसको कहते हैं? हम इंग्लिश में सन्यासी को कहते हैं। तो योगी एक तरीके के सन्यासी होते हैं। अगर थोड़ा सा मीनिंग आपको पता है तो ये रचनाएं आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। हर्मिट नाम की एक रचना, गोल्ड स्मिथ की एक रचना थी, जिसका अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी नाम से। और कौन सी भाषा में अनुवाद किया? अनुदित भाषा क्या थी? खड़ी बोली में। साथ ही गोल्ड स्मिथ की 3 रचनाएं हैं। एक तो हर्मिट, दूसरा है गोल्ड स्मिथ की डिटर्जेंट विलेज। तो विलेज गांव को कहते हैं, डिटर्जेंट विलेज। और गोल्ड स्मिथ की तीसरी रचना है ट्रैवलर। ट्रैवलर हम पथिक को कहते हैं। तो ये रचनाएं आपको रटनी नहीं पड़ेगी। ट्रैवल यात्रा करना, तो ट्रैवलर से ही बना है ये। ठीक है, 3 रचनाएं हैं गोल्ड स्मिथ की, हर्मिट, डिटर्जेंट विलेज, ट्रैवलर। इन तीनों का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। तो हर्मिट का तो किया एकांतवासी योगी नाम से, डिटर्जेंट विलेज का किया उज्जड़ ग्राम, जैसे कि हिंदी में दे दिया, ये इंग्लिश में ही नाम थे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। तो गोल्ड स्मिथ की डिटर्जेंट विलेज का जो अनुवाद किया इसने श्रीधर पाठक ने, वो ब्रज भाषा में किया। ध्यान रखना, गोल्ड स्मिथ की जो हर्मिट थी वो खड़ी बोली में अनुवाद किया। श्रांत पथिक जो ट्रैवलर नाम की रचना थी गोल्ड स्मिथ की, उसका ट्रैवलर नाम से, यानी कि जो रचना थी गोल्ड स्मिथ की ट्रैवलर नाम से, उसका हिंदी में खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक नाम से। अब इनके रचना वर्ष भी दे रखे हैं, अगर आप याद करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। एक संस्कृत का कवि है कालिदास, और कालिदास की रचना है ऋतु संहार, और इसका भी अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने और ब्रज भाषा में किया। लेकिन इस रचना का नाम इन्होंने सेम रखा, ऋतु संहार ही रखा, बदला नहीं। तो ये सारी होती हैं अनुदित रचनाएं, आप अच्छे से समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में उनकी मूल रचनाएं कौन सी हैं। ये अभी तक हमने पढ़ी थी अनुदित, यानी कि अनुवाद की गई रचनाएं, और अब हम पढ़ेंगे मौलिक रचनाएं। तो श्रीधर पाठक की ये सारी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं, और ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं, मतलब इनकी खुद की रचनाएं, कोई किसी का अनुवाद नहीं है। श्रीधर पाठक की इम्पोर्टेंट है वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सुरगीय वीणा, धन विजय, सांदे अटन, गुणवंत हेमंत। सबसे इम्पोर्टेंट है भारत गीत, देहरादून, सांदे अटन, गुणवंत हेमंत। लेकिन आपको ये भी नहीं छोड़नी है, जो बच गई ये भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कवि जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सारी लिख लें, सीक्वेंस से लिखें। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वनाष्टक, दूसरा आप लिखे देहरादून, यहाँ पर आप रचनाएं लिखें, फिर इनका रचना वर्ष लिखें, फिर इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपने नोट्स बना लें। तो श्रीधर वन कहाँ है? देहरादून में। देहरादून के वन में जाकर भारत के गीत गाते हैं, और यही सच्चाई है श्रीधर पाठक की। स्वर्ग में जाकर वीणा बजाते हैं भारत की। धन विजय, सांदे अटन के संध्या के समय भी, और गुणगान गाते हैं हेमंत ऋतु का। तो ऐसे कर लें, आपकी मर्जी, आप कोई भी ट्रिक बनाएं। ठीक है, वैसे मैंने भी बता दी है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रचना है, सांदे अटन से प्रश्न पूछा जाता है, भारत गीत रचना पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो थी खड़ी बोली में रचना श्रीधर पाठक की। अभी जो हमने पढ़ी थी ये सारी इनकी अनुदित रचनाएं थी, और अब आती हैं ब्रजभाषा में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य कौन कौन से थे? कश्मीर सुषमा, अभी हमने पढ़ा था, 1904 में प्रकाशन हुआ, ब्रजभाषा में लिखी। और एक मनोविनोद जो 1882 में लिखा, ये भी इनकी मौलिक रचना है, लेकिन ब्रजभाषा में लिखी थी। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। श्रीधर पाठक से संबंधित आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है द्विवेदी मंडल, हो सकता है 3 पार्ट भी हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मुझसे बनती नहीं है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या ख्याल शैली में की थी। ख्याल शैली, ख्याल से आप सभी परिचित हैं। तो ख्याल जिस प्रकार से आता है ना, सोच विचार, तो ख्याल शैली में लिखी, जिसे लावणी भी कहते हैं। और ये पता ही है श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी, तो ये मैंने इसका आप तो बताया था। हर्मिट,
हरमिट के जो अनुवाद किया था एकांतवासी योगी नाम से, और ये ख्याल शैली में लिखी, तथा श्रांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में की। श्रांत पथिक जो होता है शांत, श्रांत का मतलब शांत पथिक कभी रोड़ा नहीं मचाता, ऐसे कर लेना। और एकांतवासी योगी को किसी का ख्याल नहीं आता। ठीक है, दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं। एकांतवासी योगी ख्याल शैली में है और श्रांत पथिक है वो रोला छंद में है। दोनों की ट्रिक भी बता दिए या, और इसी प्रकार से आपको वहीं से रिलेट करके छोड़ देने हैं प्रश्न को। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? अब ध्यान से सुनना। खड़ी बोली की प्रथम रचना गुणवंत हेमंत, तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी है? एकांतवासी योगी। दोनों में अंतर है, फर्क समझते हुए चलना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब दूसरा कवि आ जाता है हमारे पास। कौन आ जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नाम पड़ा। अभी तक हमने एक पढ़ा कवि श्रीधर पाठक, और श्रीधर पाठक की हमने 3 प्रकार की रचनाएं पढ़ी। एक तो ब्रजभाषा में कौन सी लिखी, खड़ी बोली में कौन सी हैं, और अनुदित रचनाएं कौन सी हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में एक पूरा जो है वीडियो बन जाएगी, कोई इनका कम नहीं है। ठीक है, करवा ही देती हूँ इसी में, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इतना ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को और कर लेते हैं हम इसी में। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी वीडियो देखती हूँ कितनी हुई है अभी। 21 मिनट की हुई है, 10 मिनट में इसे कर लेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो समय सीमा है वो 1864 कालक्रम के हिसाब से ये दूसरे नंबर पर आते हैं द्विवेदी मंडल में। इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, और आपको सेम टू सेम ऐसे ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रचना, पद्य मतलब काव्य रचना की एक प्रणाली के रूप में, प्रणाली एक अलग ही प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। मैंने ये शुरू में भी आपको बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा कि उस समय जो रचनाएं हो रही थी ना, गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, और पद्य की भाषा जो थी वो अधिकतर ब्रज में ही लिखी जा रही थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रयास किया और ये कहा कि दोनों रचनाएं जो हैं, गद्य हो चाहे पद्य हो, उनकी बोली, उनकी भाषा एक ही होनी चाहिए, और अधिकतर जो रचनाएं लिखी जा रही हैं वो आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, गद्य पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं, जिनमें से प्रमुख अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इन्होंने भी अनुवाद किया है और कुछ इनके मौलिक रचनाएं भी हैं। तो काव्य संग्रह इनके निम्नलिखित हैं। ये कहाँ से आई भाई लाइन, बीच में से शायद कोई रह गई है। इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं वो निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह होता है जिसमें एक से अधिक रचनाएं होती हैं। तो काव्य संग्रह कौन कौन से? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, और देवी स्तुति शतक, और कान्य कुब्जावली व्रतम। कान्य कुब्ज के नाम से हैं भाई, कान्य कुब्ज के नाम से 2 रचनाएं हैं। कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति। आप देखेंगे इसमें फीमेल कैरेक्टर के नाम पर हैं ये सारी। आप इस तरीके से ट्रिक बनाएंगे। काव्य मंजूषा, मंजूषा मतलब मंजू, फिर सुमन, और अबला विलाप करती हैं देवी, ये भी फीमेल में ही आती है, और कान्य कुब्जा वली व्रतम, ये व्रत रखते हैं सभी मिलकर। कौन कौन? मंजू, सुमन और कान्य कुब्ज और देवी, ये सारे मिलकर क्या रखते हैं? व्रत रखती हैं। ऐसे कर लेना। और ये इनके सारे काव्य संग्रह हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन,
एवं उपदेशजनक होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो रीतिकाल में रचनाएं लिखी जा रही थी, जो लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उस परिपाटी से थोड़ा सा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संतुष्ट थे। और इन्होंने ये कहा कि कवियों का जो कर्म है कि कविता करना, तो उस कर्म के अंदर काव्य ऐसी होनी चाहिए, काव्य रचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें मनोरंजन हो और वो उपदेश परक रचना हो। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। मतलब आपने रीतिकाल के कवि देखे होंगे या इससे पहले भक्ति काल के कवि देखे होंगे जिन्होंने कृष्ण काव्य पर ही बहुत ज़्यादा लिखा, किसी ने राम पर लिखा। तो यमुना केली मतलब यमुना पर कौन केली करता था? भगवान श्री कृष्ण जी करते थे। तो आप पद्माकर देखें, मतीराम देखें, सेनापति देखें, घनानंद देखें, सभी ने जो है यमुना और कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि बहुत हो चुका भाई, इसके बारे में न परकिया पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है। मतलब श्रृंगार वर्णन पर इन्होंने करारा व्यंग्य है। ये श्रृंगार वर्णन रीतिकाल में बहुत हो रहा था और आधुनिक काल भारतेंदु मंडल में भी हुआ है। तो इन्होंने कहा कि श्रृंगार का वर्णन यानी कि परकिया, ये नायिका भेद है, नायिकाओं के भेद बहुत हो चुके हैं अभी तक। यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन भी बहुत हो चुका है, अब बंद करो इन्हें। ठीक है, अब कोई आवश्यकता है और न सवकियों के गतागत की पहेली बुझाने की कोई आवश्यकता है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इस लाइन के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आने वाले कवियों को इतना संदेश दे दिया कि क्या तुम सवकिया परकिया नायिकाओं पर रचना करते हो? क्या तुम यमुना की केली का कौतूहल वर्णन करते हो? क्या तुम श्रृंगार वर्णन करते हो? इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं आपके पास कविताएं लिखने के लिए। कि चींटी से लेकर हाथी, इतने विषय हैं हमारे पास। भिक्षुक से लेकर राजा तक और मनुष्य, आप सभी पर रचनाएं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये था धरती, आसमान, पृथ्वी, आप यार बदलो, अपना विषय बदलो। तो जब आप देख रहे होंगे कि द्विवेदी युग के अंतर्गत आते आते जो इसकी प्रधान प्रवृत्ति है वो विषय अलग अलग थे, कविताओं के विषय अलग अलग थे, जो प्रतीक थे वो भी अलग अलग प्रयोग होने लगे थे, अलग अलग उपमानों का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचित अनुदित काव्य रचनाएं, सेम वही बात जो मैंने अभी आपको श्रीधर पाठक के संदर्भ में समझाई थी। तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो भर्तहरि की दो रचनाएं हैं। अनुवाद किया, अनुवाद और आधार ग्रंथ यानी कि स्नेहमाला नाम से जो रचना लिखी वो इन्होंने भर्तहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। ठीक है, उसके बाद देखो विनय शतक भर्तहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया। उसके बाद विहार वाटिका अजय देव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है इसमें। उसके बाद भर्तहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद किया स्नेहमाला में। पंडित राज जगन्नाथ के गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद किया गंगा लहरी में। तो गंगा लहरी यहाँ से आप समझ जाएंगे। ठीक है, और कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद भी इन्होंने किया और ऋतु तरंगणी नाम से किया। तो ऋतु वर्णन ऋतु नाम है। ठीक है, उसके बाद गंगा लहरी में आप समझ जाएंगे, अगर पेपर में भी आता है। ये याद रखना है, गीत गोविंद का जो इन्होंने अनुवाद किया वो विहार वाटिका नाम से किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सर्गो नरक ठिकाना नहीं, तो ये इनकी प्रसिद्ध कविता है, ये याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा कवि आ गया अयोध्या सिंह उपाध्याय और इन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मैंने द्विवेदी मंडल के काल क्रम के हिसाब से दो कवि पढ़ाए। पहला श्रीधर पाठक, दूसरा हमने पढ़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनकी रचनाएं पढ़ी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी।